नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानदानी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 9th क्लास की हिंदी बुक क्षितिज भाग 1 के पाठ 2 लाशा की ओर की पाठ का सार करेंगे, यानी इसकी समरी करेंगे। इस पाठ के लेखक यात्रा साहित्य के प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। इनका जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। सन 1963 में इनका देहांत हो गया था। उन्हें यात्रा साहित्य का पिता कहा जाता है। उनका जीवन घुमक्कड़ी और ज्ञान की खोज में लगा हुआ था। उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का अध्ययन किया। ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन की यात्रा साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा के अनुभवों के बारे में बताया है। यह पाठ उनकी घुमक्कड़ी स्वभाव और साहस से भरे जीवन को बताता है। इसमें उन्होंने तिब्बत की संस्कृति, भौगोलिक स्थिति और लोगों के जीवन जीने के तरीके और बौद्ध धर्म के केंद्र ल्हासा की ओर के अपने सफर का विस्तार से वर्णन किया है। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। राहुल सांकृत्यायन ने अपनी यात्रा भिखारियों जैसी वेशभूषा धारण करके की थी, क्योंकि उस समय भारतीय लोगों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। नेपाल से तिब्बत की ओर जाने वाला मार्ग प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण रहा है। फरिक कलिंगपोंग मार्ग खुलने से पहले नेपाल और भारत के साथ तिब्बत में व्यापार का यही मार्ग था। इसका सैनिक कार्यों के लिए भी प्रयोग होता था। इस मार्ग पर अनेक पुराने किले और चौकियां स्थित हैं। कभी इनमें चीनी सैनिक रहा करते थे। आज उनमें से कुछ किलों में तिब्बती किसानों की बस्तियां हैं। लेखक बताते हैं कि वहाँ रूढ़िवादिता का कोई नामो निशान नहीं था। तिब्बत की औरतें पर्दा नहीं करती थी। वहाँ जाति पाति, धर्म, छुआछूत नहीं था। वहाँ के लोग बहुत मददगार होते हैं और चाहे वे आपके जानने वाले हों या अनजान, सभी की सहायता करते हैं। तिब्बत का एक विशेष पेय पदार्थ है चाय, जिसे आप जैसे चाहे वैसे ही बनवा सकते हैं। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और अपनी ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू या सास उसे आपके लिए पकाकर दे देगी। यहाँ चाय मक्खन, नमक और सोडा मिलाकर तैयार की जाती है और खोटी नामक टोंटीदार बर्तन में भरकर दी जाती है। लेखक बताते हैं कि परित्यक्त चीनी किले, यानी जहाँ पर चीनी सेनाएं रहती थी और अब वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने घर बना लिए हैं, वहाँ वे चाय पीने के लिए रुके थे। जब वे किले से चले तो एक व्यक्ति लेखक से राहदारी मांगने आया। व्यक्ति को 2 चिटे राहदारी देकर थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमती, जो कि एक मंगोल भिक्षु था और राहुल का दोस्त बन गया था, की पहचान तथा भिखारी होने के कारण उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक आगे अपने 5 साल की बाद की यात्रा का जिक्र करते हैं, यानी जब 5 साल के बाद वे फिर से उस यात्रा पर गए, उस बात का जब वे जिक्र करते हैं तो बताते हैं कि जब वे इस रास्ते से लौटे तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब की झोपड़ी में उन्हें ठहरना पड़ा था, क्योंकि इस बार वे घोड़ों पर सवार होकर एक सभ्य यात्री के वेश में आए थे, वे भिखारी के वेश में नहीं थे। अगले दिन हमें, यानी राहुल जी और सुमती जी को, एक विकट डांडा, यानी एक बहुत ऊंची जगह को पार करना था, जिसका नाम था थोंगला, यानी एक विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का कोई नामो निशान नहीं था, यानी वहाँ पर ऊंचाई के कारण कोई रिहायशी इलाका नहीं था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे, यानी वहाँ रिहायशी नहीं थी, यानी लोग वहाँ नहीं रहते थे, तो डाकू आराम से वहाँ छिप सकते थे। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें वहाँ परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना रहता है। जब डाकू किसी को वहाँ देखते थे तो पहले वो मारते थे और फिर उसके सामान की जांच करते थे। क्योंकि लेखक एक भिखारी के वेश में थे, इसलिए उन्हें हत्या की परवाह नहीं थी, परंतु वो बहुत ऊंची जगह पर थे, तो इसलिए उन्हें ऊंचाई का डर बहुत ज़्यादा बना हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें
दक्षिण पूर्व की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखी। यानी दक्षिण पूर्व की तरफ कोई बर्फ नहीं थी, वहां पर तेज सूर्य की चमक थी और उत्तर की तरफ बर्फ थी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाईं ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिनी तरफ था, जिससे लेखक को देर हो गई, इसलिए सुमति नाराज हो गई। परंतु जल्द ही सुमति का गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। वे अब तिंगरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित थे। वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और ल्हासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गई और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ा। वे पीठ पे अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथ में बटी है। इन जागीरदारों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए उन्हें बेगार यानी मुफ्त में काम करने वाले मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। वहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी, जिन्हें लेखक पढ़ने में मग्न हो गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गई। चूंकि तिंगरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल दिए। तो बच्चों, हमारा पाठ था ये ल्हासा की ओर। लेखक की वैसे तो यात्रा बहुत लंबी थी, लेकिन हमारे पाठ में इतना ही है। मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया है, आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिला है, आपको इससे कुछ मदद मिली है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।